बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी क्लास सीकेट प्रिपरेशन पर होने जा रही है, जिसमें हमारा थर्ड लेक्चर आज बनने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 28 की स्टेटमेंट को चेक करें कि लिखा हुआ है फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर और a इक्वल टू बी देन ए सी इज़ इक्वल टू बी सी। तो इसको पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देन इट इज़ डैश प्रॉपर्टी। तो फिर ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, आप इसके बारे में आसानी से बता सकते हैं। तो a इज़ इक्वल टू बी लिखा हुआ है और फिर अचानक a और b यहाँ पर आपके सामने राइट यानी लेफ़्ट और राइट साइड पर आपके सामने अगर c आ जाता है तो आप इसको देखें, ये हो गया ए सी और ये हो गया बी सी। तो पहले लिखा हुआ था कि ए इज़ इक्वल टू बी और अब आपके सामने लिखा हुआ है कि ए सी इज़ इक्वल टू बी सी। तो अगर आप गौर करें तो दोनों साइड से सी से मल्टीप्लाई किया गया है। तो अगर इसको हमने दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई किया है तो आपके जहन में एक बात आ रही है कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की गई होगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से आपके जहन में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आती है। और इस तरह आपका ये क्वेश्चन जो है टिक करना बहुत ज़्यादा ईजी होगा। अगर आप डी ऑप्शन को देखें क्वेश्चन नंबर 28 के, तो आप इजीली यानी कि टिक कर सकते हैं कि इसका जो डी ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। इस तरह से हमारे बहुत इजी एमसीक्यूज़ हैं और हम इसको इजी वे से समझने की कोशिश करेंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर, जिसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर और फिर लिखा है कि ए इज़ ग्रेटर दैन बी एंड बी इज़ ग्रेटर दैन सी देन ए इज़ ग्रेटर दैन सी। तो इसको समझने के लिए आपको यहाँ पर छोटी सी एक एग्जांपल बता दूँ, फिर उसको आप इजीली यानी कि समझ सकेंगे। तो ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि वो आपसे कहते हैं कि मिसाल के तौर पे 4 इज़ ग्रेटर दैन 3 और फिर आपके पास लिखा हो कि 3 इज़ ग्रेटर दैन 2। तो क्या आप यूँ कह सकते हैं कि 4 इज़ ग्रेटर दैन 2? तो बिल्कुल यूँ कहा जा सकता है। तो ये आपके पास असल में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का काम कर रही है। तो अगर आप इसको देखें, ये बिल्कुल इसी तरह से बना है जैसे आपके पास लिखा हो कि a इज़ ग्रेटर दैन b और फिर आपके पास बना हो b इज़ ग्रेटर दैन c। तो फिर अगर यहाँ a को आप c के हिसाब से बात करें तो आप कह सकते हैं कि a इज़ ग्रेटर दैन c। तो बिल्कुल इसी वे से आपने इस प्रॉपर्टी को समझना है और यूज़ करना है, और ऐसी प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो अब आप जो आपका राइट ऑप्शन है आप चेक करेंगे ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको आप ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कह रहे हैं। तो 4 ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, ए बी सी और डी। तो आप यकीनन ए पर टिक करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने है फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर और फिर कहा जा रहा है कि ए इज़ यानी कि लेस देन बी और सी कोई सा ग्रेटर देन सी 0 जब भी आपके सामने आए, यानी लिखा हुआ है कि सी इज़ ग्रेटर देन 0। अब इस बात को आपने थोड़ा सा समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि सी यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है। तो किसी वैल्यू को जब भी 0 से बड़ा कहा जाता है तो इसका मतलब उसको पॉजिटिव कहने की कोशिश की जा रही है, और किसी भी वैल्यू को जब आप लेस देन 0 कहने की कोशिश करते हैं तो आप इसका मतलब है उसको नेगेटिव शो करना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो आपका सी है वो पॉजिटिव है। तो आपको मैं आसान सी ट्रिक बता देता हूँ कि पॉजिटिव जो भी आपका नंबर किसी से अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो उसकी इनइक्वालिटी को चेंज नहीं कर सकता। तो आप a इज़ लेस देन b, तो आपको मैं ट्रिक भी बता दूं कि अगर यहाँ पर लेस देन है आपके पास, जैसे कि यहाँ पर मैं इसको मेंशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर देखें a इज़ लेस देन b है, तो आपका सही ऑप्शन लाजमी वही होगा जिसमें लेस देन आ रहा हो। सबसे पहले तो आपने देखना है कि ए लेस देन बी किस ऑप्शन में है। जैसे आप यहाँ सी को अगर देखें, सी ऑप्शन में अगर आप सी को ना देखें तो आपको ए इज़ लेस देन बी नज़र आ रहा होगा। तो यही ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। उसकी वजह ये कि मैंने आपको बताया सी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर इनइक्वालिटी को चेंज नहीं कर सकता। तो आपका ए इज़ लेस देन बी जिस ऑप्शन में भी आ रहा है वही आपका राइट ऑप्शन होगा। ये बेस्ट ट्रिक है, आप जल्दी से आप अपना एमसीक्यूज़ जो है वो क्लियर कर सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर कुछ बातें हैं जिनको आपने फोकस में रखना है। एक बात तो ये है कि यहाँ पर जो आपका सी है वो लेस देन 0 है,
इसका मतलब आपको नेगेटिव नंबर दिया गया है। नेगेटिव नंबर ने करना क्या है, ये जो आपका ग्रेटर देन का साइन है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, इसको लेस देन कर देगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर इनइक्वालिटी को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो अब ए इज़ ग्रेटर देन बी को जहाँ पर लेस देन बी, यानी ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढें जहाँ पर ए लेस देन बी नज़र आ रहा हो और साथ में आपको सी नज़र आ रहा हो, यानी ए सी लेस देन बी सी। यहाँ पर भी आपका सेम, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव के फ़र्क से, तो ये जो सी ऑप्शन है आपका, यही आपका फिर से राइट ऑप्शन बन रहा है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे और आसानी से आप इनको पिक कर सकेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इस वजह से इनको आप यानी कि विद थ्योरी थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर, जिसमें लिखा हुआ है कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो और बी इज़ लेस दैन ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है। तो ये बहुत आसान सी बात है। अगर आपको यहाँ पर कोई यूँ कह देता है कि मिसाल के तौर पर आप मल्टीप्लाई करें, यानी आप मल्टीप्लाई करें पॉजिटिव वैल्यू को, आप मल्टीप्लाई करें नेगेटिव वैल्यू से, तो आप जानते हैं जो आपका आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, वो नेगेटिव वैल्यू आएगी और वो लेस देन ज़ीरो आएगा। यानी आपका जो आंसर आएगा वो लेस देन ज़ीरो होगा। अगर आप इसी तरह से बात करते हैं कि ए जो है वो पॉजिटिव है और बी जो है वो नेगेटिव है, तो उसको क्या आना चाहिए, लेस देन ज़ीरो। तो आपका जो भी ऑप्शन ए बी लेस देन ज़ीरो है वो आपका राइट ऑप्शन होगा। तो आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही इजी एमसीक्यूज़ जो है वो आपके बन रहे हैं। तो ए बी लेस देन ज़ीरो जिस यानी कि आपके क्वेश्चन में आ रहा है आप उसको टिक कर सकेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आपको नज़र आ रहा है बी ऑप्शन चेक करें, तो जो आपका बी ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 32 का, वो आपका राइट ऑप्शन बन चुका है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर, जिसमें लिखा हुआ है एक सेट है 1, माइनस का 1। वो कह रहे हैं कि आप सेट करें, यानी इसको चेक कर लें कि ये क्लोज तो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन। वैसे तो ये जो आपका क्वेश्चन है 33, ये आपका एक क्वेश्चन भी बनता है, पहली ही एक्सरसाइज है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की बुक और पहला ही क्वेश्चन है आपका, लेकिन फिर भी हम इसे चेक कर लेते हैं कि किस तरह से ये आपके पास क्लोज हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक प्रॉपर्टी लगा के देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बन रही है। एक आपका एलिमेंट है 1 और एक आपका एलिमेंट है -1, 1 -1। आप इनको मल्टीप्लाई करें, ज़रा इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो आंसर आएगा 1, फिर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर आपके पास आंसर आएगा -1। इसी तरह से आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो आपके पास आंसर आएगा -1 और जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा +1। असल में आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन आ चुके हैं, 1, -1 और +1। अगर आप एक बात पे गौर करें, जो आपका आंसर आया है यहाँ पर, यानी 4 आंसर आपके पास आ रहे हैं 1, आपका कोई सा भी आंसर 1 और -1 के अलावा अगर आ जाता तो फिर ये क्लोज ना होता, यानी फिर ये जो सेट है ये आपका डिफ़ाइन ना होता इस फंक्शन पे, ये पहली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई ना कर सकता। जैसे मैं आपको एक और बात बता दूं, इसी तरह का एक और आप यहाँ पर टेबल बना लें। मिसाल के तौर पे एडिशन के लिए 1 माइनस का 1 और 1 माइनस का 1, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को यानी कि सॉल्व कर सकेंगे। तो सबसे पहले अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको और इसको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है मल्टीप्लाई ऐड करना है आपने, तो ये हो जाएगा 2। जब इसको आप इसके साथ ऐड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 0। तो जब आप इसको ऐड करेंगे इसके साथ तो ये हो जाएगा 0 और जब आप इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे -2। तो आप गौर करें, कोई सा भी ऐसा एलिमेंट आपके सामने अभी तक नहीं आया जो आपका इस सेट के अंदर मौजूद हो। 1 और -1 के अलावा एक भी एलिमेंट आ जाए तो वो क्लोज नहीं होता। यहाँ पे तो सारे ही एलिमेंट आपके यानी उस सेट से बाहर चले गए, तो फिर ये सेट किसी सूरत में अंडर एडिशन क्लोज नहीं हो सकता। बट आपने अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक किया है वो लाजमी क्लोज है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो सेट है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्लोज सेट है। तो आपका जो ऑप्शन है यानी 1 -1 जो आपका सेट है वो क्लोज है किस में, अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये आप इजीली टिक कर सकेंगे। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन पे टिक कर दें। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। तो क्वेश्चन नंबर 34 की स्टेटमेंट को ज़रा चेक करें। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस सेट, और यहाँ पर एक ऐसा सेट लिया गया जिसका सिर्फ एक ही एलिमेंट आपको नज़र आ रहा है 1।
तो वो कह रहे हैं कि ये क्लोज प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, या इनमें कोई भी नहीं है। तो आपने चेक करना है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, ये जो 4 ऑप्शन मतलब आपको नज़र आ रहे हैं, पहला एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और ये नॉन, इनमें से आपका कोई एक ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होने वाला है। वो कौन सा ऑप्शन है उसको चेक करने के लिए आप यानी चेक कर लें कि 1 जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी पे क्लोज होने वाला है। तो अगर आप 1 की बात करें तो यहाँ पर आप अगर टेबल बनाना चाहते हैं तो 1 के लिए टेबल आप पहले एडिशन पर बना लें कि 1 और 1। जब आप इनको आपस में सॉल्व करें यानी इस 1 को 1 के साथ, तो क्योंकि आप जानते हैं इसका आंसर 2 आने वाला है और 2 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा एक सेट ऐसा है जो 1 के बराबर है उस सेट में, क्योंकि 2 डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ सिंगल एलिमेंट इज इक्वल टू 1। तो इस वजह से ये अंडर एडिशन तो क्लोज नहीं हो सकता। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो अब आप यहाँ से एडिशन को ख़त्म कर दें और फिर इसको यानी कि सब्ट्रैक्शन में लेकर जाएं, यानी कि यहाँ पर आप माइनस रखें। तो आप जानते हैं कि जो 1 - 1 है वो क्या आने वाला है, 0, और 0 डज नॉट बिलोंग्स टू 1। तो इसका मतलब ये एडिशन में भी क्लोज नहीं हो रहा, सब्ट्रैक्शन में भी क्लोज नहीं हो रहा। तो अब बारी आ गई डिवीजन की, जो आपका तीसरा ऑप्शन है। उसको चेक करने के लिए आप यहाँ से ऐसा करेंगे, इसको भी यहाँ से हटा दें। अब आप यहाँ पर लेके आएँ डिवीजन को। तो जब आप डिवीजन की बात करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 1, तो आप जानते हैं कि 1 डिवाइडेड बाय 1 इज़ इक्वल टू 1 और 1 इज़ बिलोंग्स टू दिस 1। तो इसका मतलब है कि ये क्लोज हो चुका है अंडर डिवीजन। तो यहाँ पर आपने डिवाइड की बात की है तो ये फिर ये सेट क्लोज हो चुका है। तो जो आपका ऑप्शन है यानी कि सी ऑप्शन, उसको आप एक बार चेक करें और यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है डिवीजन। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रॉपर्टी आपकी डिवीजन वाली है ये यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको यानी कि करेक्ट आंसर में काउंट करेंगे। तो जो डिवीजन प्रॉपर्टी आपकी दैट इज़ राइट ऑप्शन। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 35 को रीड कर लेते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 35 है इसकी स्टेटमेंट में आप एक बात को गौर से देखेंगे कि ये जो आपके पास लिखा हुआ है a इंटू ब्रैकेट b प्लस c माइनस डी और फिर a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गया है। असल में यहाँ पर a की डिस्ट्रीब्यूशन की गई है और डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं अलग-अलग करने को। आपने अगर गौर किया हो तो यहाँ पर आपने इस a को अलग किया है किसके साथ, b के साथ, c के साथ और d के साथ। तो फिर आपको रिजल्ट्स नज़र आए ab, ac और इस तरह से आपके पास ad। तो तीनों के साथ आपने ए बी की डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, इसको अलग-अलग कर दिया। तो ऐसी प्रॉपर्टी को आप डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। लेकिन मसला यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन आपने किस साइड से की है। अगर आपने लेफ़्ट साइड से ए को यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया था तो ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाएगी। अगर आपने राइट साइड से ए को डिस्ट्रीब्यूट किया तो फिर ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाएगी। तो आप जानते हैं कि ए को आपने मल्टीप्लाई किया है अंदर ब्रैकेट में लेफ़्ट साइड से, तो ये आपके पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। बहुत ज़्यादा इजी है, इसके ऊपर लॉजिक जो है यही बनती है कि आप किस साइड से ए को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो इसका ए ऑप्शन आपको क्योंकि नज़र आ रहा है दैट इज़ लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। उसमें लिखा हुआ है कि ए लेस देन बी, यानी आपके पास ए जो है वो लेस देन बी लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 26 में। तो क्योंकि अगर a लेस देन b है तो क्या हो सकता है, आप सारे ऑप्शंस को चेक करें। पहला ऑप्शन जो है उन्होंने यहाँ थोड़ी सा मिस्टेक की हुई है, यहाँ पर आप पहले इसको सही कर लें। यहाँ पर उन्होंने असल में माइनस लिखने की कोशिश की हुई है। तो बहरहाल a इज़ लेस देन माइनस का b, फिर उन्होंने लिखा है 1/a इज़ लेस देन 1/b और फिर सी ऑप्शन में आप देखें 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b। तो हम जानते हैं कि जब आप a इज़ लेस देन b अगर लिखा हुआ है तो इनइक्वालिटी को आप अगर ए को आप रेसिप्रोकल करने की कोशिश करते हैं तो इनइक्वालिटी जो है वो आपकी चेंज हो जाती है। तो इस वजह से आपका जो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन बनेगा। तो आप थोड़ा सा इसको सही ऑप्शन कह तो रहे हैं लेकिन इसको आप थोड़ा सा समझ लें कि ये कैसे सही हो सकता है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जैसे ए इज़ लेस देन बी लिखा हुआ था, जैसे मैं कहता हूँ 2 जो है वो लेस देन है 4 से, तो ये बात तो आपको समझ में आ रही है। लेकिन जब आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/4।
तो क्या इनइक्वालिटी जो मैंने यहाँ पर चेंज कर दी है, तो क्या आपको समझ आ चुकी है कि ये जो लेस देन था ये अचानक ग्रेटर देन कैसे हो गया। वो आपको इस तरह समझ आ सकता है कि आप जानते हैं कि 2 जो है वो लेस देन होता है 4 से, आप जानते हैं ना 4 से छोटा है 2। तो अब यहाँ पर कुछ इस तरह से हो चुका है कि 1/4 जो है वो लेस देन होना चाहता है 1/2 से। तो इसको अगर आप सही से समझना चाहते हैं तो आप इसकी डेसिमल में वैल्यू निकालें। इसकी वैल्यू है 0.5 और इसकी वैल्यू है 0.25। तो अब आप यकीनन समझ चुके हैं कि 0.5 और 0.25 में कौन सी कीमत जो है वो ग्रेटर है। यकीनन 0.5 जो है वो ग्रेटर देन है 0.25 से। तो आप इस वजह से समझ सकते हैं कि जब भी किसी वैल्यू को रेसिप्रोकल किया जाता है तो इनइक्वालिटी उसकी चेंज हो जाती है। तो अब यहाँ पर इनइक्वालिटी जिसमें चेंज हुई है वो आपका राइट ऑप्शन है और उस पर हम पहले ही टिक कर चुके हैं, वो है आपका सी ऑप्शन। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 में एक आपके सामने छोटी सी बात आ रही है। इतनी यानी कि इन क्वेश्चंस पे इतना टाइम ज़ाया करना नहीं चाहिए हमें, इसलिए हम इसको जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि 37 क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया गया है और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। तो जब भी आपके पास, अब इसको एक बात आपको यानी कि मैं ट्रिक बता दूं, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको वो कंफ्यूज ज़रूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक रूल है। फ्रैक्शन का लफ्ज़ यहाँ पर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है वो यानी डिवाइड की जा रही है और डिवाइड करने वाली प्रॉपर्टी को आपने क्योंकि बटे में लिखा हुआ है और किसी भी वैल्यू को जब हम बटे में लिखते हैं तो उस प्रॉपर्टी में फ्रैक्शन का जिक्र ज़रूर किया जाता है। तो अब ये प्रॉपर्टी जो है इसको आमतौर पर नाम दिया जाता है गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन और ये आपके पास बी ऑप्शन है। यानी कि जब भी किसी वैल्यू के साथ आप अपनी मर्ज़ी से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो उस प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हैं, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। इस तरह से अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38 लिखा गया है, इसको आप ज़रा चेक कर लें। इफ़ एन इज़ इवन नंबर, इंटीजर की बात करें तो अगर वो कह रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर इस क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा आपने समझना है कि अगर n कोई इवन इंटीजर है तो फिर जो है इज़ इक्वल टू अयोटा की कीमत आपके पास क्या आ सकती है। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पर सबसे पहले इसको लिखें कि जो आपके पास अयोटा है, मिसाल के तौर पे अयोटा और उसकी पावर आपके पास n है। n का मतलब यहाँ पे आप 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं। तो इस तरह का कोई नंबर, मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर 2 रखेंगे तो माइनस का 1 आएगा। और अगर आप अयोटा की पावर 4 रखने की कोशिश करते हैं तो अयोटा की पावर 2 2 4 होती है, क्योंकि ये -1 है, इसका स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ रहा है, +1। तो आप अगर गौर करें, आप इसकी कोई सी भी पावर आप चेंज करते जाएं, आपके पास आंसर यहाँ तो +1 आने वाला है, यहाँ तो -1 आने वाला है। जैसे अयोटा की पावर मैं 6 कर दूँ तो फिर आप लिखेंगे अयोटा की पावर 2 और उसकी पावर 3। तो अयोटा की पावर 2 क्योंकि -1 होता है और उसकी पावर 3 अगर कर दें तो भी -1 आएगा। यानी आपके आंसर 2 ही तरह से आ सकते हैं, या -1 या +1, या -1 या फिर +1। तो इस वजह से आपके पास जो करेक्ट आंसर होगा उसमें +-1 आपको नज़र आना चाहिए। तो अब यहाँ 38 में जो आपका ऑप्शन है जिसमें आपके पास +-1 है उस पर आप यानी कि टिक कर सकेंगे। तो यकीनन सी ऑप्शन आपको नज़र आ चुका है जो हमारा राइट ऑप्शन है। तो अब एक बात और आपने याद रखनी है कि ये इवन नंबर के लिए था। अब अगर ऑड होता तो फिर आपके पास +- अयोटा आने वाला है, लेकिन फिर भी हम इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपको ये कंफ्यूज ना करे। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको समझने से पहले ही मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ ताकि हम ये क्वेश्चन जो है इकट्ठे ही सॉल्व कर लें। जैसे अगर मिसाल के तौर पर आपके पास लिखा गया हो कि अयोटा की पावर अगर आप 3 कर दें तो 3 करने से हो जाएगा अयोटा डॉट अयोटा स्क्वायर। तो अयोटा स्क्वायर क्योंकि आप जानते हैं वो -1 के बराबर है, तो आपका रिज़ल्ट जो है वो आ गया माइनस का अयोटा। तो अगर आपके पास माइनस अयोटा आया है तो अगर आप इसकी पावर जो है वो 5 कर दें तो यकीनन आपके पास प्लस अयोटा आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आप काफ़ी सॉल्व कर चुके हैं। तो आप इसको चेक करते जाएं, आपके पास यहाँ तो प्लस अयोटा आ सकता है, यहाँ तो आपके पास माइनस अयोटा आ सकता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन बनने वाला है, आप +- अयोटा को तलाश करें क्वेश्चन नंबर 39 में। तो क्वेश्चन नंबर 39 में यकीनन आपको +- अयोटा ज़रूर नज़र आएगा, तो उसी पे आपने टिक करना होगा। तो ये डी ऑप्शन है आपका, यह आपका राइट ऑप्शन होगा उस वक्त जब आपके पास पावर जो है
ऑड नंबर हो या ऑड इंटीजर हो, अगर आपकी पावर इवन होगी तो प्लस माइनस वन आएगा, अगर आपकी पावर ऑड होगी तो प्लस माइनस आयोटा आएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी ई कैट प्रिपरेशन के लिए। इस तरह के एमसीक्यूज काफ़ी लॉजिक्स वाले होते हैं और ये पूछे जाते हैं। अब आपके पास लिखा हुआ है कि इफ़ एन इज़ दी मल्टीपल ऑफ 4, यहाँ पर बहुत ख़ास बात आ चुकी है कि वो नंबर जो मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब है 4 के टेबल में आते हों, अगर वो अयोटा की पावर बने तो फिर आप क्या कर सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 40 आप एक बार रीड कर लें अच्छे तरीके से। इफ़ एन इज़ एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 4, अगर अयोटा की पावर जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 की फॉर्म में आ जाए तो फिर क्या हो सकेगा। तो इसको हम यानी कि समझ लेते हैं कि अगर अयोटा की पावर ऐसी पावर आए जो कि 4 के टेबल से मल्टीप्लाई होती हो तो फिर हम किस तरह से सॉल्व कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम लिखते हैं कि जो अयोटा है उसकी पावर है ही 4, तो फिर आप लिखेंगे अयोटा स्क्वायर और उसकी पावर 2 जो कि आएगा माइनस का 1 और उसका स्क्वायर जो कि फाइनली प्लस 1 आने वाला है। अगर अयोटा की पावर 4 के बजाय आप कोई और नंबर ले लें, जैसे कि आप 8 ले लें, तो क्योंकि ये भी 4 के टेबल में आता है तो आप लिखेंगे अयोटा की पावर 2 और उसकी पावर 4, तो फिर आपके पास फाइनली -1 की पावर 4 और -1 की कोई सी भी पावर अगर इवन बनती है तो वो +1 हो जाता है। तो आप ऐसा कोई भी नंबर तलाश करें जो 4 के टेबल में आता है और उसको अयोटा की पावर बनाएं और जो फाइनल रिज़ल्ट आपका आएगा वो हमेशा ऑलवेज़ इक्वल टू +1 आएगा। तो फिर आपका जो राइट ऑप्शन है वो +1 है और आप इसको देखें कि ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें +1 लिखा हो तो वो आपके पास ए ऑप्शन बन रहा है। तो हम यहाँ पर ए ऑप्शन पे टिक करेंगे कि जो ए ऑप्शन है हमारा वो हमारा राइट ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम ए पे टिक करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। या आप एक बार रीड कर लेंगे इफ़ ए प्लस अयोटा बी इज इक्वल टू सी प्लस अयोटा डी इट मस्ट बी ट्रू दैट, ये कब हमेशा हर सूरत में ये इक्वल होगा, ये ट्रू होगा। तो आप यहाँ पर देखें कि जो लेफ़्ट साइड पर रियल पार्ट है ए वो इक्वल टू सी होगा और जो राइट साइड पर अयोटा के साथ लिखा है बी और राइट साइड पर लिखा है अयोटा के साथ डी, ये आपस में इक्वल होने वाले हैं। तो आप यहाँ पर ईजीली बता सकते हैं कि ये जो आपके पास ए लिखा हुआ है ये इक्वल टू बन जाएगा आपके पास ए इक्वल टू सी और बी इक्वल टू डी। तो जो आपके पास इस तरह का कोई सा भी ऑप्शन अगर मौजूद है तो आप उस पर टिक कर सकेंगे। जैसे कि फर्स्ट यानी कि आपके पास पहले ही इसका ए पार्ट जो है उसमें आप चेक करें कि ए इज़ इक्वल टू सी और बी इज़ इक्वल टू डी, ये आपका राइट ऑप्शन है। बहुत इजी एमसीक्यूज आपको बीच बीच में उन्होंने दिए हैं ताकि आपका हौसला भी बढ़ता रहे कि काफ़ी अच्छी आपकी मतलब तैयारी चल रही है, लेकिन यकीनन चल भी रही होगी आपकी अच्छी तैयारी। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 42 पर आने वाले हैं। तो क्वेश्चन आप अब रीड करेंगे तो काफ़ी हद तक आपको ख़ुद भी समझ आ रही होगी कि आप फील कर रहे होंगे कि शायद क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन क्योंकि आपने अब टाइम स्पेंड किया है इस प्रिपरेशन पर तो आपको काफ़ी अब एमसीक्यूज जो हैं वो ख़ुद भी समझ आ रहे होंगे। तो 42 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है इफ़ ए प्लस अयोटा बी इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर देन इट्स कंजुगेट। तो कंजुगेट में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो इमेजनरी पार्ट होता है उसका साइन आप चेंज कर देते हो। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पर जो आपका इमेजनरी पार्ट है सिर्फ उसका आपने यानी साइन चेंज करना है। तो अगर आप अपने क्वेश्चन में देखें तो ए प्लस जो लिखा हुआ है इस प्लस की जगह पे अगर आप माइनस लिख दें तो आपका जो है राइट ऑप्शन आ जाएगा। बहुत ज़्यादा इजी है, इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं। तो इफ़ जी इज़ एनी रियल नंबर देन इट्स कंजुगेट, वो कह रहे हैं अगर जी कोई भी रियल नंबर हो। यहाँ पर बात बहुत ख़ास आ चुकी है कि अगर कोई रियल नंबर हो तो उसका आप कंजुगेट जब लेने की कोशिश करेंगे तो क्या आंसर आएगा। याद रखें रियल नंबर का कंजुगेट जो है उस पर चेंजिंग तो आती ही नहीं है। तो अब आपको डिटेल बता दी जाए ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो कि कंजुगेट असल में होता क्या है। अब आप यहाँ पर जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करते हैं तो जो कंजुगेट आपके पास होता है उसकी डेफिनेशन के मुताबिक आपके पास अगर ये कोई सा भी एरो है और ये जो आपके पास एक्स एक्सिस बना हुआ है इसको अगर आप मिरर के तौर पे लेते हैं तो ये अगर आपके पास कोई सा मिरर है तो फिर आपके पास यहाँ पर जो एरो बनेगा वो इसकी रिफ्लेक्शन आएगी। तो आप गौर से देखें जो एक्स एक्सिस की यानी कि रिफ्लेक्शन आती है आपके पास
एक्स एक्सिस की जो आपके पास रिफ्लेक्शन आती है वो हमेशा वाई की कीमत को चेंज करती है। अगर आप कभी भी किसी पॉइंट को शिफ्ट करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में, जैसे अगर आपके पास यहाँ पर कोई सा पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं मिसाल के तौर पे ए कॉमा बी, तो अगर इस पॉइंट को आप शिफ्ट करते हैं यहाँ पर तो इसने लाजमी ए कॉमा माइनस का बी हो जाना है। तो यहाँ पर जो चेंजिंग आएगी वो सिर्फ वाई की कीमत में होगी। तो अब आप यहाँ से ज़रा चेक करें कि अगर आपकी जो चेंजिंग है वो वाई में आती है तो फिर ए चेंज होता ही नहीं है। यहाँ पर ए जो है वो असल में रियल पार्ट होता है और जो बी होता है वो इमेजनरी। तो ए का कंजुगेट जो है वो चेंज ही नहीं होता। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर जी कोई रियल नंबर है आपके पास, तो रियल नंबर के मीनिंग में एक और बात आप समझ लें कि जो आपके पास रियल नंबर है मिसाल के तौर पे, उसमें हम यूँ कह सकते हैं कि z इज़ इक्वल टू ए प्लस ज़ीरो आयोटा। ज़ीरो का मतलब यहाँ इमेजनरी पार्ट जो है उसका जिक्र ही नहीं किया जा रहा। तो जब आप इसका कंजुगेट लेने की कोशिश करते हैं तो होता यह है कि ए माइनस ज़ीरो आयोटा, असल में ज़ीरो आयोटा तो नज़र ही नहीं आता आपको, तो ए का बार लेने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप गौर से देखें तो फाइनल आंसर आपका फिर से ए ही होगा, क्योंकि ए का साइन चेंज हो ही नहीं सकता। तो किसी रियल नंबर का कंजुगेट लेने से रियल नंबर ही आता है आपके पास। तो जो आपका अब ऑप्शन है यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 43 में, तो इसमें आप सबसे पहले अपनी स्टेटमेंट को यहाँ से देखें और फिर जो इसका राइट ऑप्शन है वो है रियल नंबर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। अब 44 जो क्वेश्चन है आपका उसमें लिखा हुआ है इफ़ के इज़ एनी रियल नंबर। तो सबसे पहले आप इसको हाईलाइट कर लें कि इफ़ के इज़ एनी रियल नंबर, ए प्लस आयोटा बी इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और कह रहे हैं कि अगर कोई रियल नंबर है आपके पास के और ए प्लस आयोटा बी जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो फिर आपके पास ये जो नीचे ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा। तो के को जब भी आप ए प्लस आयोटा बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप जानते हैं कि के ऊपर तो के का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आएगा, लेकिन जो ए प्लस आयोटा बी है इसके बारे में क्योंकि आप मॉड लेना पहले से जानते हैं, तो वो आपका अगर आप सी ऑप्शन को एक बार ख़ुद से देखें तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर हम पीछे भी काफ़ी क्वेश्चन में डिटेल पढ़ चुके हैं। तो आप इजीली इस पे टिक कर सकते हैं कि ए प्लस आयोटा बी का जो कंजुगेट है वो है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये हमारा सबसे फर्स्ट लेक्चर का पहला क्वेश्चन जो है, अगर वो आपने नहीं देखा तो पहले आप उस वीडियो को लाजमी देख लें, तो फिर ये क्वेश्चन आपको ईजीली समझ में आ जाएगा। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 की स्टेटमेंट पहले हम रीड कर लेते हैं। द एडिटिव आइडेंटिटी इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर इज़। तो एडिटिव आइडेंटिटी, असल में आइडेंटिटी और एडिटिव ये दो बातें लिखी हुई हैं, इनको अगर आप समझ लें तो एडिटिव आइडेंटिटी असल में इस बात को कहा जाता है कि जैसे आपको अगर कहा जाता है 2 में एडिटिव मतलब ऐड करें एक ऐसा नंबर कि 2 फिर से 2 ही लिखा जाए, यानी 2 की शनाख्त पर कोई असर ना पड़े, इसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो। तो ऐसा कोई नंबर लिखें जो 2 की आइडेंटिटी को चेंज ना कर सके। तो यकीनन आप जानते हैं ऐसा नंबर 0 है। लेकिन यही बात अगर मल्टीप्लिकेशन में की जाती कि 2 से कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन है जो 2 को मल्टीप्लाई होने के बाद भी उसका आंसर चेंज ना कर सके, तो यकीनन आप जानते हैं यहाँ पर क्या आएगा 1, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो कि 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद भी 2 की शनाख्त को चेंज नहीं कर सकता, इसीलिए 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का नाम दिया गया और 0 को एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर 0 0 ही आपके राइट ऑप्शन बनेंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आप यहाँ पर पहला ही ऑप्शन जो है आपका 0 0, क्योंकि बात एडिटिव की जा रही है। अगर यहाँ पर बात मल्टीप्लिकेटिव की जाती तो हम 1 1 पर टिक कर सकते थे। तो अब यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन बनेगा वो ए बनेगा। तो अब हम यहाँ पर ए पर टिक करते हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। यूनिवर्सिटी में जब आप एंट्री टेस्ट वगैरह देंगे तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।